हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 29th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस बाय रीना सिन्हा। प्रीमियम पिकल है, दुनिया भर में नाम रोशन कर रहा है। Sit Spray is a product by Miss Archana Agrawal, which is again very amazing. मुझे ऐसा लगता है कि घर में खुशबू जब आती है तब लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को अपने घर पर बुलाती है। Sit Spray Aroma Sciences have been coming up with one of the best products you should actually use. नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी, और साथ ही साथ द बेस्ट साउथ इंडियन फूड इज बाय उत्तर दक्षिण। माय एजुकेशन पार्टनर is Raisoni Group of Institutions. Thank you NBCC and thank you VIA LEW. बहरहाल आज की मेरी मेहमान एक बैंकर हैं, आज की मेरी मेहमान एक सोशल वर्कर हैं, आज की मेरी मेहमान एक ऐसी महिला है जो इंस्पिरेशन है उन सभी महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि शायद MBA करने से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं जी, ये वो हैं जो अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से आज एक ऐसे बैंक को खड़े करके रखी हैं, जिन्होंने एक ऐसी समाज में ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जिसको लेकर आज दुनिया इन्हें सलाम करती है, दुनिया इनके काम को सराहती है। मेरे साथ है द वन एंड ओनली मिसेज नीलिमा बामने। नीलिमा मैम, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात में एमएसएमई के साथ। नमस्कार। बोलिए। नीलिमा जी, सबसे पहले तो ये कि आपकी तपस्या आज 28 सालों बाद नागपुर शहर और विदर्भ के कई सारे ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके जीवन में ये आपकी जो तपस्या, आपकी जो मेहनत रही है, कंटिन्यूस मेहनत जो रही है आपके और आपके सभी साथियों की, आज परिवारों के तकदीर बदलने में बड़ी सहाय हुई है। कैसे देखती हैं 27 साल पहले? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 27 साल पहले कोऑपरेटिव सेक्टर में महिलाओं का कुछ भी एंटर नहीं था। और ये जो सबको लगता है बैंकिंग हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, ये सब पुरुषों की मक्तेदारी है। ये सही भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय महिला जो है उनमें एक खासियत है, वो सब लोग मेरे साथ सहमत रहेंगे, वो है कि महिलाएं बचत सेविंग का उनका बहुत अच्छा हाथ रहता है। लेकिन वो सेविंग कहाँ करती है? अपने किचन में करती है। किचन में, यानी उसके डब्बे को, उसका लाइफ ही किचन ही रहता है बिचारियों का, तो वो किचन में के डब्बे में या फिर साड़ी के कपाट में वो अपना पैसा रखती थी। ये बात नोटबंदी ने हमको बता दिया। पता चला ही गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा, उनका जो ये था, ध्येय था महिलाओं का, तो वो हमने कहीं तो भी हुनर था, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी था। भाई पैसे तुम घर में रख रहे हो और जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहे, तो फिर महिला बैंकिंग बहुत अच्छी करती है, हिसाब किताब में महिला बहुत अच्छी रहती है। आप देखते हो सब्जी ले या कोई सोने की भी चीज़ लेने जाएंगे तो भाव महिला करती ही रहती है, क्योंकि आखिर में महिलाओं को हर रुपये का वो बदला मिलना चाहिए, ऐसा उसका हर तरह प्रयास रहता है। क्योंकि अपनी संस्कृति ऐसी है कि लोन लेके कोई सनवार करे, ये अपने दिमाग में नहीं है, इसलिए हर तरह अपन सेविंग करते रहते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 40 महिला जो थे सहेलियाँ, उन्होंने मिलकर हमने सोसाइटी निकाले। कि उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था कि महिला की सोसाइटी ज़्यादा नागपुर में भी क्या, विदर्भ महाराष्ट्र में भी नहीं थी। और जो महिला का अच्छा स्वभाव है बचत का, सेविंग का, उसको हमने कन्वर्ट किया बैंकिंग में। देखिए, अभी सब लोग बोलते हैं कि बैंक का खाता खोलो, उसके लिए जीरो बैलेंस खाते के लिए लोग अट्रैक्शन देते हैं बैंक पर। देख, हम लोगों ने उस वक्त करे कि हमको मालूम था कि देखिए आगे जाके बैंकिंग सेक्टर ही बहुत मजबूत होने वाला है, कि कोई भी चीज़ जो है अभी बैंक के थ्रू हो रही है। अभी कि नोटाबंदी के बाद देखिए अभी तो ऐसा है कि कैशलेस सब व्यवहार होना चाहिए। तो जिनके पास खाता ही नहीं रहेंगे तो वो कैशलेस व्यवहार कैसा करेंगे ना, और खाता खोलने में तो और कितनी तकलीफ जाती है। तो फिर वो 27 साल में जब हमने करे तो बहुत मजा आई कि लोग हमसे जुड़े गए महिलाएं, और जुड़ने के बाद ऐसा हुआ कि देखिए कि उनका भविष्य बन गया। कि ये अभी क्या था, अपने को प्यास लगी और फिर कुआं खोदने गए तो फिर क्या था, टाइम कम रहता है, प्यास जाता रहती है, लेकिन हम लोगों ने पहले पानी तैयार करके रखे थे, जिसको जरूरत है वो पी जाए।
तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने जो 27 साल पहले लिया हुआ जो हमारा निर्णय था महिलाओं के लिए, महिला की एक बैंक सोसाइटी चलाने का, वो बहुत ही अच्छा सराहना रहा और लोग जुड़ते गए। और महिलाओं को थोड़ा कितना भी बोले पढ़े लिखे रहे या रहे तो भी अभी ये 3-4 साल छोड़े ना, तो पहले की महिला इतनी एकदम बाहर नहीं निकलती थी। तो वो क्या होता है कि बैंक में गए तो वो लगता है कि इंग्लिश में बात करनी पड़नी, वो फॉर्म इंग्लिश में रहेगा, फिर क्यों है, तो फिर नेशनल बैंक में तो वैसे ही कोई जाता नहीं था। उनका टाइम लिमिटेड रहता है भाई कि 2:30 बजे के पहले हम खाता खोलेंगे। लेकिन जब कोऑपरेटिव है, सहकारिता संस्था है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी टाइमिंग का नहीं था। और सब मैनेजर महिला थी, तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि अरे मैं तो किसी बहन के आई, कि मेरे मई के आई, ससुराल आई। और अपने घर की भी बातें वो बताते थे। तो महिलाओं का कैसे सोना नहीं है तो चलो फिर धर्मपेट में चलो आरडी के पैसे डालिए, सेविंग के डालिए, कोई नई नई स्कीम की बातें करते रहिए। तो हमारे यहाँ दिन भर वो खाता खोलने का टाइमिंग है, इसलिए बहुत अच्छा हमको लगा कि भाई उसके कारण महिला को थोड़ा सेफ रहा कोई टाइम। क्योंकि क्या कितना भी बोले ना, तो महिलाओं को 11-12 बजे तक खाना बनाना है, बच्चों को देना, सास ससुर है घर में, वो प्रायोरिटी है। लेकिन ये जो काम करने के लिए उनको जो टाइम रहता है, वो टाइम में वो हमारी संस्था खुली रहने के कारण वो हमको अच्छा बेनिफिट मिलते गया। और महिलाओं को भी अच्छा कि भाई खुद के पैसे डालने के खुद जा रहे हैं, और उनको नॉलेज बढ़ रहा है कि आज कितना बैच है, कल कम कितना हो जाएगा, उसके ऊपर क्या बहुत सारी चीज़। अरे बैंकिंग जो महिलाओं को हमने सिखाया, ऐसा हमको बहुत बार लगता है। मैम, जब आपने ये चीज़ की शुरुआत करी, आपने कहा कि 40 महिलाएं थी, उन्होंने मिलकर ये चीज़ की शुरुआत करी। जब आप पीछे देखती हैं तो कितने सारे परिवारों के कि उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है धर्मपेट महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ने के बाद, उनका जो जीवन बदला, किसी का घर बन गया, किसी के यहाँ शादी हो गई, किसी का इलाज हो गया, किसी का व्यवसाय बन गया, किसी की ज़िंदगी बदल गई। कितना खुद को खुशनसीब मानती हैं कि इस किस्म का मौका मिला, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, लोगों का साथ रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिला बहुत कुछ करती, घर में काम करेंगी, अपना बिजनेस करेंगी या कुछ हेल्प करेंगी, लेकिन उसके नाम से कुछ नहीं रहता है। ऐसी कुछ लोन लेना रहा तो अपन बोलते हैं लोन लेना है, तभी क्या प्रॉपर्टी आपके नाम से है क्या। एक बात अच्छी हुई धर्मपेट महिला का खाता खोलने के बाद कि सब महिलाओं के लिए हम ना 0.5% ज़्यादा ब्याज भी देते थे बहुत बार। तो आदमी लोग क्या करते थे, जेंट्स लोगों को क्या लगता है, अरे मेरी बीबी के नाम से मैं खाता खोलता हूँ, या मेरी बहन है तो बहन के नाम से खाता खोलता हूँ। इनडायरेक्टली महिलाओं का हमारे यहाँ खाता खोलने का जो सिलसिला वो बढ़ता गया। यानी उनको एक क्रेडिट भी मिला। देखिए, एक क्रेडिट मिलना बहुत बड़ी बात है। सच तो हाँ, क्योंकि अपन ना क्या करते, बहुत बार बोलते हैं कि महिला बहुत कुछ कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर बनी, राष्ट्रपति बनी। अरे लेकिन कितने बने ना, अभी तो 2 ही बने जी। वो 100-200 जब बनेंगे, महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी, राष्ट्रपति 100 बनेगी, तब अपने को लगेगा कि महिला वो स्तर पर जा रही है। एक्चुअली ये जो अपन उदाहरण देते हैं वो बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है। ये सक्सेस स्टोरी भी ज़्यादा बढ़ने को होना, हम तो हरदम बोलते हैं कि लोग हमारी जो सोसाइटी है पूरे भारत पर 1 नंबर पर है, लेकिन हमें लगता है कि हम 1 नंबर पर है, लेकिन हमारे साथ और 10 महिला सोसाइटी जोड़ने को होना, तब अपन जाके जो समाज के नीचे दरे के लोग हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि हमारी जो ताकत है, हम कितना 1 लाख 2 लाख लोगों तक जा रहे हैं, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, यदि सबके पास जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्था अच्छे से काम करने को होना। और कोऑपरेटिव सेक्टर है ऐसा है कि इसमें उनका ब्रीद वाक्य ये नो नफा नो प्रॉफिट, तो फिर किसी को कुछ देना ही नहीं, लॉस भी नहीं करना है, फायदा ही नहीं करना संस्था को, जो कुछ भी है वो अपने को सभासद को देना है। सही बात हम तो ट्रस्टी करके काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। मैं तो सबको आज ये बोलूँगी कि भाई सब महिलाओं का एक तो भी खाता, अपन बोलते हैं ना कि मेरे पास 1000 दागिना तनिष्क का होना चाहिए या और कहीं का होना चाहिए जी, पुना गार्गी का होना चाहिए, किसी का भी अपन बोलते हैं, साड़ी हमको हमारा प्योर सिल्क होना ही चाहिए। मैं महिलाओं को ये बोलूँगी कि आप अपने जीवन में आपका एक खाता कोऑपरेटिव सेक्टर, और जहाँ जहाँ आप हो वहाँ हमारे धर्मपेट महिला की ब्रांच भी है, वहाँ पर आपका एक खाता होना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि कोऑपरेटिव संस्था में आपका खाता रहता है ना, बहुत सारे रूल है शिथिल रहते हैं। अच्छा। अभी 2 साल हो गए कोरोना में, आप सब लोगों ने देखा सैटरडे संडे, सेकंड सैटरडे, 4th सैटरडे नेशनल बैंक बंद रहती है। कितना बार पैसा अपना वहाँ पड़ा भी रहे और अपने को कितनी भी जरूरत रहे तो वो देंगे नहीं।
लेकिन हमारी ये संस्था ऐसी है कि आपको रात के 12 बजे भी बोलेंगे कि भाई हमको 10,000 कभी कभी 1 लाख की भी ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सहकार है, छोटे आखिर में आपके सहकार करने के लिए हम आए हुए हैं। इसलिए ना बहुत कुछ है कि हम हमारे पास रूल रहे तो भी हम उसको शिथिल भी कर सकते हैं। तो हाँ, फिर कोरोना में तो हमारे जो पेशेंट है, आपको मालूम है डॉक्टर तो देव होने के बाद भी पेशेंट को एडमिट करने के पहले पैसे मांगते थे। लोगों के घर में कहाँ पैसा रहता है ना। सही बात। तो जहाँ हमारे यहाँ जिनके डिपॉजिट थे तो उनको तो हम बोले कि पहले हम उनको पहले पैसे दिए, बाद में हम लोगों ने साइन दी विड्रॉल पर। तो ये कौन कर सकता है? एक सहकारी संस्था ही कर सकती है। और दूसरी बात कि सेकंड जो प्लाट आई नागपुर में तो वो कितनी भयानक थी, सबको मालूम है। तो उस वक्त ऐसा था कि भाई रोज के फोन कि भाई ऑक्सीजन होना, ये होना, वो होना। तो हमारे सब कर्मचारी है, हमारे शेयर होल्डर का भी आए, इस महीने से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया कि अरे मेरा वो डॉक्टर पहचान का है, वो हॉस्पिटल वाला मेरा पहचान का है। तो हम हमारे लोगों को एक लिंक परिवार तैयार हो गया। हमारे संस्था का वृद्धवाक्य किया, अपना परिवार अपनी संस्था। तो ये देखिए तो वो परिवार इतना बड़ा, क्योंकि अपन देखते हैं संयुक्त कुटुंब कभी भी अच्छा रहता है, वैसा ही हमारा संयुक्त कुटुंब में है ना। हमारे कर्मचारी है, हमारे शेयर होल्डर है, हमारे डिपॉजिटर है, उनमें सब में एक का पहचान है। तो किसी न किसी कोई भी काम में आ जाता है। इतना बड़ा परिवार में कोई छोटी घटना घटती तो सब लोग दौड़ के आते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी पीछे जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैंने शुरू किया था कारोबार बनते का, लोग जुड़ते के, उसका मेन उद्देश्य था हमारे सर्विस सेक्टर कि जो मैं अपने आपको बोली कि कोरोना में और हमारे सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे अभी गवर्नमेंट ने बोला है, इसलिए हमारी ब्रांच बंद रहती है। अदरवाइज हमारी 24 घंटे और 365 दिन हमारा ब्रांच खुली रहती है। कोई भी मैनेजर को कहते हैं आप फोन करें कि हमको विड्रॉल, आखिर में अपन पैसे सेविंग क्यों करते हैं कि जब हमको जरूरत पड़े उस वक्त मिलने के लिए। तो ऐसी वो मिल ही नहीं रही तो फिर क्या मतलब ना, लोग फिर घर में रहेंगे ना पैसे। बिल्कुल सही। तो वो तो हम तो सोचे भी घर में रखने से अच्छा यहाँ रखे, तो फिर वो सर्विस देना चाहिए। सर्विस के लिए हम बहुत फेमस है कि जो जिनको लगता है, और सीनियर सिटीजन को तो हम बोले अभी कोरोना में कि आप आइए मत, सिर्फ फ़ोन करिए, हम आपको पैसे ला के देंगे। लेकिन उस वक्त ऐसा हमारे दिमाग में आया कि पैसे देने के लिए हम जा ही रहे। तो उनको हमने पूछा कि काका, मामा, आपको क्या होना उसके साथ, सब्जी होना क्या, कोई टैबलेट होना क्या, और कोई है ना, क्योंकि क्या, हाँ, क्योंकि क्या हुआ इस बार कि बच्चे लोग ना आ नहीं पाए, सीनियर सिटीजन यहाँ अकेले रहते। बहुत हमारे खामला, नरेंद्र नगर वगैरह हमारी जो ब्रांचेस है वो क्या सीनियर सिटीजन के, तो हम उन लोगों को वो प्रोवाइड किया, किराना प्रोवाइड किया। अरे पैसे उन्होंने दिए भी, ऐसा नहीं दिए, लेकिन उनके पास क्या लाने के लिए कोई नहीं था। तो हमारे कर्मचारी ने वो एक सुविधा थी। और कोरोना में तो ऐसे हमारे संस्था की तरफ से हमने खाने की चीज है, किट है, वो तो सब कुछ दिया बोलना। लेकिन जो सभासद थे बेचारे वो कहाँ मांगेंगे ना, किसको बोलेंगे। लेकिन देखिए वो हमारे मेंबर थे, वो हमारे परिवार के व्यक्ति थे। उनको हमने बहुत सारी सेवा तेरे का, हमको एक मौका भी मिला कोरोना में, हमको बहुत कुछ सिखाया भी। और मुझे लगता है कि हमारे सभासद इसलिए अभी खुश भी है कि नहीं, ये कभी भी रात को काम में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कितना भी बोलेंगे आ नहीं पाएंगे क्योंकि सब बाहर गाँव है। तो ये सब चीज़ें जब सोचते हैं कि इस किस्म की चीज़ें हो, सीनियर सिटीजन के लिए इस किस्म की व्यवस्था हो कि पैसे देने तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये एक और साथ दें उनका इस परेशानी के दौर में। लेकिन अगर मैम ये पूरी की पूरी जो योजना बनती है, जो नियोजन होता है इसका, इसमें आप और किशोर बाबने सर मिलके डिसीजंस लेते हैं, बैठ के बात करते हैं, टीम डिसीजन लेती है, कैसे करते हैं इसको? नहीं, ये तो क्या है एक्चुअली हम लोग तो, मैं तो ट्रस्ट करके वो है प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारे 15 हमारे डायरेक्टर है। तो ये जो ना क्या होता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में काम करते रहते। तो और जो लोग हैं हमारे कर्मचारी वो बाहर काम करते हैं, तो अपने को आइडिया आ जाती है कि नहीं ये चीज़ अपन कर सकते हैं, और क्यों नहीं करें फिर, और क्या ज़रूरत है। जो चीज़ की ज़रूरत है वो तो अपन को करना चाहिए। और देखा जाए तो हेल्थ पर अभी काम करने का बहुत कुछ चांस हमको मिला। तो ये वो क्या रहता है कि दिमाग में आता है, क्योंकि अपनी भावनाएं वही रहती है ना, किसी को हेल्प करना है, अपने सभासद को हेल्प करना है, तो फिर वो हो ही जाता है। और फिर और दूसरी बात ऐसा कि जो चीज़ अच्छी है तो कोई नहीं भी नहीं बोलता, कोई डायरेक्टर भी नहीं बोलता है, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल सच है। अब आप बैंकिंग से थोड़ा सा फ्री हुई, थोड़ा सा वक्त मिला आपको, तो आपने ये देवता लाइफ फाउंडेशन की शुरुआत करी। इसकी
क्या जरूरत पड़ गई, मतलब जानना चाहता था मैं आपसे। इसके पहले मैं अभी थोड़ा आपको मेरे एक संस्था का मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगी। जी, कि जो आपने पूछा था कि पीछे देख के कैसा लगता है। जी। एक बार मैं अपने टेकड़ी वाला गणपति के यहाँ दर्शन करने गई थी, तो वहाँ एक लड़की आई और मेरे पैर छूने लगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बोली क्यों, क्या हुआ? तो वो बोले कि आपके कारण मेरा घर हुआ। देखिए, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो छोटे बाजार में मिर्ची सांबार बेचती थी। उस वक्त यानी 15 साल पहले 1 लाख का हमने उसको लोन दिया था। 15 साल पहले 15 साल पहले 1 लाख का लोन दिया था। उसका खुद का घर तैयार हुआ और अपने घर में तो इतनी खुशी हुई कि महिलाओं को रहने के लिए उसका घर उसको हम दे पाए, क्योंकि वो ऐसे सोचती थी तो उसको कहीं से भी नहीं मिलता। रिश्तेदार भी कहाँ मदद करेंगे ना, लेकिन सोसाइटी ऐसी है कि वो उसको मदद कर पाए। उसका एक घर हुआ। हमारा एक कस्टमर था, उसका पान की टपरी थी, चाय की टपरी थी। वो बोले कि मैं ये सोचता था कि मेरे जो पत्नी है उसको कान के झुमके लेके दूँ सोने के, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। बराबर है ना, अपन आखिर में बिजनेस में पैसा डालना है, क्या करना है। लेकिन हमारा जो सेविंग का खाता था, डेली का उसका डिपॉजिट होने लगा। हमारे एजेंट उसकी तरफ जाने लगे। वो सुविधा हुई, क्योंकि वो दुकान छोड़ के बैंक में नहीं आ सकता है। लेकिन हमारा आदमी उसके यहाँ जब गया तो वो देते गया पैसे। उसने उस दिवाली में उसने झुमके देके दिए। हमारे यहाँ जो लोन स्कीम है छोटी छोटी, हम महिलाओं के उद्योग के लिए भी हरदम लोन देते रहते हैं। लेकिन हम और सिर्फ लोन ही नहीं देते हम लोग महिलाओं को, हम पूछते हैं कि भाई आपको काय के लिए होना। तो उनको मैन्युफैक्चर है, उनको लाइसेंस है, पैकिंग है या मार्केटिंग, उसका भी नॉलेज हम देते रहते हैं। क्योंकि हमारे सब डायरेक्टर है, पढ़े लिखे हैं, सब लोग सोशल वर्कर भी है उसमें से बहुत सारे। तो हमारा जो नॉलेज है हम वो शेयर करते। सिर्फ हमारा एक बिजनेस माइंड नहीं है कि भाई पैसा लोगों का लेना है, लोन देना है, वो नहीं है। उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ने को होना, क्योंकि सबको पैसा जब पड़ेगा, उनके साथ ज़्यादा पैसे आएंगे तो आखिर में वो डिपॉजिट हमारे यहाँ ही करने वाले हैं। इसलिए हम हरदम सोचते हैं, जागतिक महिला दिन जब रहता है तो हम बहुत बार अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेते हैं, 7 दिन का वीक लेते हैं कि भाई उनको सब सिखाते हैं। आजकल तो आपको मालूम MSME के साथ आप काम कर रहे हो, बहुत सारे स्कीम लोग आती रहती है, लाइसेंस है और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ होती है। तो हमारे यहाँ सुविधा केंद्र है, उससे भी वो काम होता है। बैंक में तो बहुत सारी सुविधा हमारे LIC का, हम बिजनेस पार्टनर है तो LIC के सब खाते निकलते रहते हैं, या फिर उनका कुछ रहा तो वो भी करते रहते। MSME के इलेक्ट्रिक बिल भरने का हमारे यहाँ सुविधा है। ठीक है, सुविधा जितनी अपन देंगे। जो आप जब भी बोले कि भाई MBA वगैरह जो पढ़ते हैं ना अपन, तो उससे नॉलेज आता है, ऐसा नहीं बोलती मैं। लेकिन जो टाइम है उस वक्त अपन जो निर्णय लेंगे वो सही होना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है कि जो टाइम पर जो अपन निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, उसका अपने को उसका बेनिफिट मिलता रहता है। और तो मौके पे लगाएंगे, हाँ, चौका लगाते हैं ना तो एकदम विंग हो जाते हैं अपन अच्छे। छक्का लगाते तो अपन एकदम बाजी पलट जाती है। तो सच बात, समाज में सब महिलाओं ने, सब लोगों ने वो बात ध्यान में रखना चाहिए। अब मैम देवता लाइफ फाउंडेशन की शुरुआत क्या सोची? नहीं, वो मेरा खुद का बर्थडे था तो ऐसा सोची थी उस वक्त मैंने कि भाई कुछ तो भी अपन अपने समाज कार्य करना चाहिए। तो मेरा हेल्थ पर और बच्चों के लिए मेरा ज़्यादा ध्यान था। तो और अपने यहाँ इंडिया में देखा जाए तो अभी कैंसर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन नागपुर में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो हमने देवता लाइफ फाउंडेशन करके उसके लिए हमने शुरुआत करी। और हमारा एक उसमें रखा हुआ था एक कि कंसेप्ट हमें क्लियर थी कि 12 साल के छोटे जो बच्चे, 0 से 12 साल के बच्चों के लिए काम करेंगे। क्योंकि जितना छोटे बच्चों के लिए काम करेंगे तो हमको भी रिजल्ट एक अच्छा मिलेगा कि भाई क्यों हो रहा है उनको, उनके साथ क्या है। तो हम नागपुर मेडिकल के साथ हमने वहाँ जाते थे। तो वो बच्चों के लिए क्या, वहाँ तो सब पूरे फैमिली के बच्चे आते हैं रहते हैं। तो हम उनके जो मेडिसिन है उसके लिए हम दवा के लिए पैसा देना हमने सोचे। तो उनका बैंक अकाउंट के साथ हम टाइप करें। लेकिन 2 साल जैसे हो गई है कोरोना में, हमने देखा कि अरे ब्लड की बहुत कमी हो गई। लोगों में ना अवेयरनेस नहीं रहा। और सबसे पहले क्या है कि ब्लड डोनेशन जब शुरू करते ना अपन उम्र के ना एकदम 40 साल के बाद करेंगे या 30 साल के बाद, वो भी क्या मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन 25 साल के बाद 18 साल के बाद अपन कभी भी ब्लड दे सकते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं, साल में 4 बार अपन ब्लड दे सकते हैं, ये भी लोगों को मालूम नहीं था। हम अभी सोचे कि इस पर 2 साल में जो कोरोना में लोग मिले नहीं है, और अभी पेपर में भी आ रहा है कि बहुत जगह ब्लड का बहुत टुटोड़ा हो रहा है ना। वो कोई फैक्ट्री में बन सकता है, भले ही अपने पास पैसे लेकिन आएगा नहीं ना। इसलिए हमने वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ की शुरुआत करी। हमारा लक्ष्य 1 लाख ब्लड डोनर तक पहुंचना है।
बताने में खुशी होगी कि 14 और 15 तारीख को हमने नागपुर में एक 22 जो जगह पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप किए थे। 1100 हमारे उस वक्त ब्लड डोनर मिले थे। और छोटे सा पीरियड था लेकिन लोग जुड़े, और उसमें हमने यंग लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड ये करे थे कि काउंसलिंग करे थे कि आप करिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो पहली बार ही ब्लड हमारे कारण करने शुरू किए। तो मैं उनको बोली कि भाई अभी पहली बार करें तो साल में नहीं 4 बार तो 3 बार तो करिए आप। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी था अवेयरनेस करना। तो इसके लिए अभी हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। और उसमें ऐसा था कि 65 तक अपन दे भी सकते हैं, लोगों को नहीं मालूम। बहुत लोगों को लगता है मुझे डायबिटीज़ है इसलिए मैंने दे पाऊँ जी। ये सब चीज़ों पर हम ध्यान दे के सबको अभी अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और अभी ऐसे सोचे कि नागपुर में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इसकी ज़रूरत है। तो अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम नागपुर से वर्धा से सब डिस्ट्रिक्ट घूमते हुए हम फिर और 15 तारीख को नागपुर वापस आएंगे। ओके। अब एक और जो चीज़ आपने शुरू करी वो थी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के उसके ऊपर में काम करना, एक कोशिश और, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए भारत है कृषि प्रधान देश है और लेकिन उसी को दुर्लक्ष्य हो रहा है बीच में। और कोरोना ने सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे फार्मर है उसके तरफ सबका ध्यान किया गया, क्योंकि रोज सुबह उठते कौन सी सब्जी, कोरोना में ना सब्जी वाले आते ना कुछ आते थे। तो हमने तो उस वक्त जैसा स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन आने के बाद अपने सिर्फ क्या किया व्हाट्सएप पे करते रहे। लेकिन स्मार्टफोन का एक और यूज था, वो था जूम मीटिंग जी। हाँ, हम सब महिलाओं को वो भी सिखाए, जूम मीटिंग, गूगल पे और ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। तो हमने जूम मीटिंग पर ना टेरेस गार्डन का बहुत लोगों को सिखाया जी। और जो कचरे का एक प्रॉब्लम था कि घर का जो कचरा निकल रहा है, तो वो क्या होता था प्रॉब्लम कि कोरोना में वो लोग भी नहीं आते थे, तो उनका भी कंपोस्ट कैसे करना, उसके कार्यशाला हमने बाकायदा ली। 2-4 दिन में लोग करने लगे। तो हम फिर बोले कि सब घर में जब अपन फार्मिंग करते हैं ना तो ऑर्गेनिक ही होता है, क्योंकि हम वो शेन खत डालेंगे ऑर्गेनिक। तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमने अच्छे से करे। हमारी 40 सहेलियाँ थी, हमारा एक न्यारा गट का हमने तैयार करे 20 सहेलियाँ मिलके। और हमने तो उस वक्त ऐसा करे कि अपनी किराए की खेती ली थी। लोग किराए का दुकान लेके दुकान करते ना, वैसे खेती हमने किराए पर ली और वहाँ पर फार्मिंग करे और अच्छा 1 साल रहा। और फिर क्या होता था कि कोरोना में सबको हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, हमको अच्छा उसका भाव भी मिलता था। घर पर उनको होम डिलीवरी हम दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना खाली भी हो गए थे, होटल वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो उन लोगों को रख के हमने होम डिलीवरी करी। लेकिन उसके बाद और एक हमें अच्छी चीज़ करी, वो करी हमने कि जो सब्जियां ज़्यादा निकलती है फरवरी के बाद, और वो क्या है उसका भाव नहीं रहता, शेतकरी तक लाते भी नहीं बहुत बार, तो हम उसको सुखाना शुरू किया। डिहाइड्रेट बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेट वेजिटेबल हम करना शुरू करें। तो उसको हमारा बहुत अच्छा अभी रिजल्ट मिल रहा है। ऊर्जा प्रोडक्ट नाम हमने रखा उसका है जी। उसमें हम 7 महिला और अलग से थोड़ी उसमें जमा करें, क्योंकि मार्केटिंग अलग, पैकिंग अलग। और बहुत मज़ा आ रही है कि लोगों का सच में अभी पालक नहीं मिलता है, टमाटर नहीं मिल रहे, तो उनको वो अपन दे सकते हैं। हॉस्पिटल में लोगों को बहुत ज़रूरत रहती है सूप बनाने के लिए, तो और जो फार्मर है उनको अच्छा भाव मिल रहा है, क्योंकि दिमाग में फार्मर का ये रहता है कि भाव नहीं मिल रहा था, वो लाते भी नहीं थे, बिन फालतू उनको भी पैसे नहीं मिलते थे। तो हम लोगों ने ये सोशली वर्क है हमारा कि फार्मर के लिए करना, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और आजकल क्षेत्र जो फार्मर की ना दयनीय अवस्था है। और वो कौन सोच सकता है, महिलाएं सोच सकती है कि किसकी परिस्थिति कैसी है, क्या है। आदमी लोग नहीं सोच सकते कि, क्योंकि मुझे बहुत बार लगता है राजकारण में राजनेता इतने बड़े बड़े वहाँ बैठे, लेकिन वो भी उतना नहीं सोच सकते उतना, क्योंकि भाई वो फार्मर क्या खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हमारे 7 सहेलियाँ मिलके हमने अच्छा वो शुरू किया। डिहाइड्रेट हम बना रहे हैं सब्जियाँ सुखा के, वो भी सोलर ड्रायर पर कर रहे हैं, कोई ऊर्जा का हम यूज़ नहीं कर रहे। सूर्य का अपने आता इतनी सारी गर्मी रहती है, सोलर ड्रायर से सब्जियाँ सुखाते हैं और उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। नीलिमा बावनी जी के काम के बारे में हमने बहुत सारी बात करी, उनकी जो पूरी काम की जो लेकर तपस्या थी उसके बारे में हमने पूरी बात करी, और आप और आगे जाके बहुत सारे काम करने वाले ये भी हमको पता है। थोड़ा सा आपकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ चीज़ मैं पूछता हूँ। किशोर बावनी सर के साथ डिनर विनर पे जाती हैं कि नहीं जाती हैं?
ये कभी नहीं हो पाया। मैं तो अभी एक बात बताती हूँ कि मुझे ना वैसे अभी घूमने का बहुत शौक है, तो मैं सब वैसे तो मैंने मेरे आँख तो डोनेट करे हुए हूँ, लेकिन मैंने एक बार इनको ऐसे बोलती कि मैं मरने के बाद आँखें जो डोनेट करूँगी कोई टूरिस्ट वालों को करूँगी कम से कम उनके आँखों से भी दुनिया देखूंगी। तो अभी ना वो रहा भी नहीं, क्योंकि अपना बिजी और दूसरों को खुश देख के ये देख के वो अच्छा लगा। डिनर होटल में जाना इतने थक जाते हैं, रोज़ की मीटिंग, इनसे मिलना उनसे मिलना है, लेकिन जो हम लाइफ जी रहे तो उसमें बहुत खुश है। उनका भी जो स्वभाव वो भी वैसा है, इसलिए हमको ऐसे कोई टकराव भी नहीं होता कि भाई उनकी घूमने जाना है फिर मुझे जाना है। तो मज़ा आती है। हम तो बहुत कम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन तो बहुत ही कम जाते हैं कि जब मौका मिलता है तब जाते हैं। अभी सोच रहे कि 22 में तो जाएंगे, 21 में नहीं हो पाया, देखते हैं अभी। बच्चों का कितना ज़्यादा साथ मिलता है? मेरे बड़ी बेटी का ज़्यादा साथ रहा, क्योंकि वो छोटी थी और दोनों में 5 साल का फ़र्क है। मतलब मेरी और एक छोटी बेटी थी, लेकिन वो बड़ी बेटी को छोटी बेटी को संभालना बहुत पड़ता था, क्योंकि क्या है ये सब सीखने के लिए ना अपन बोलते हैं कि वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, वो करना भी बहुत ज़रूरत है। क्या क्या नया है, देखिए अभी हमको तो कंप्यूटर नहीं आता था, स्मार्टफोन नहीं आ रहा था, वो भी सीखना ज़रूरी था अभी। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपन सीखेंगे ना तो उससे भी पता चलता है। तो क्योंकि वर्कशॉप ये अपने को लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैं बाहर जाती थी, हमारे सोसाइटी के कारण जो काम थे उनका परमिशन हमारा पहले स्टेट में था, पुणे में जाना पड़ता था। अभी मल्टी स्टेट हमारी सोसाइटी है, तो हमारा दिल्ली में हमारा ऑफिस है। तो एक्चुअली क्या बच्चे घर बहुत संभालते थे। बड़ी बेटी को तो बहुत जल्दी घर संभालना पड़ा, क्योंकि उसको छोटी बेटी को रख के भी जाती थी। तो और ऐसा लगता है कि आखिर में हस्बैंड का भी बहुत साथ रहा, क्योंकि मैं 2-2 दिन बाहर रहती थी। घर आने के बाद अपन थक भी जाते थे, फिर और वक्त दूसरा काम करें। अभी मैं बताने में खुशी होंगी कि हमारा सहकार मंत्रालय नया बना, अभी आपको भी मालूम है, माननीय अमित शाह उनके अभी कैबिनेट मंत्री बने, तो उनका अभी 25 तारीख को हमारा अधिवेशन था दिल्ली में। 24 को मैं गई, 25 को अधिवेशन दिन भर करे, 25 को बैठी, 25 को वापस आई। तो फिर वो भी ऐसा लगता है ये भी सन्नी नहीं छोड़ना चाहिए, तो वहाँ भी अपन जाते हैं। तो ऐसा तो वो जो अभी जो देखा जाए सहकार क्षेत्र में बहुत कुछ करने लायक है। तो मैं तो सब महिलाओं को बोलूँगी कि अपनी जो सहेली है, जिनसे अपने जमती है, पट्टी है, अपने पास में रहती है, उनकी छोटी छोटी या मंडली बना के एक अपन प्रोडक्ट निर्माण भी कर सकते हैं। कोई जो सहेलियाँ अच्छी बातें कर सकते हैं और आज के साथ जुड़ सकते हैं वो तो, और मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और मार्केटिंग के लिए आप भी उसको सपोर्ट करोगे जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले काल में महिलाओं ने अभी इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सब लोगों ने एजुकेशन महिलाओं ने लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी, सभी महिला एजुकेशन ले रही है ना। अभी क्या महत्वपूर्ण है अभी ये में कि आर्थिक सक्षमीकरण महिला को होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत जब बनाना है अपने को, तो उसमें हर व्यक्ति यदि आत्मनिर्भर बनेगी तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आप देख रहे होंगे कि राजकारण में 50% आरक्षण महिलाओं का आया हुआ है। कोई अपनी तहसीलदार, अपनी कलेक्टर महिला है, तब अपने बोलता हाँ महिला है, लेकिन कितनी है ना। तो मैं वही बोल रही हूँ आप सभी को कि अपन जो बिंदी लगाते, टिकली लगाते हैं, वो अपन खरीदने की ताकत अपने को लाना जरूरी है। बिल्कुल सही। हाँ, और अपने पास बहुत टाइम है, और अपनी जो हॉबी है, अन्न वस्त्र निवारा, ये तो बेसिक नीड है। आने वाले काल में मेड इन इंडिया चलने वाला है, और मेड इन इंडिया चलेगा, और अपने यहाँ का जो खाद्य पदार्थ है वो सबको बहुत पसंद आता है। तो महिला ने अपने किचन में रह के भी कोई चीज़ बना सकती है। सिर्फ चटनी है, अचार है, कोई जो पाउडर है, पीठ है, वो बना के भी बेच सकते हैं। बहुत सारे लिस्ट मेरे पास है वैसे। तो मुझे लगता है कि उस तरफ महिला ने अपनी हॉबी को व्यवसाय में लाना चाहिए। ठीक, मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे, है ना। आपके इतने सारे सपनों के बारे में मेरी ज़बान पे भी सपना ये शब्द आ गया। ठीक है, मुझे बताएं कि अब आने वाले दिनों में और क्या नया, मतलब बैंक हो गया, देवता लाइफ फाउंडेशन हो गया, ऊर्जा कृषि प्रोडक्ट्स हो गए, और आगे क्या आने वाले दिनों में? नहीं, आने वाले दिनों में तो मेरा एक सपना है कि 75 ईयर अपने स्वतंत्रता को हो रहे हैं, आज़ादी को। तो मुझे लगता है कि उतने महिलाओं को मैं खुद के पैर पर खड़ा कर पाऊँ, हमारे संस्था की तरफ से। हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके महिलाओं को, फिर उनको कोई जो इंटरेस्ट है उसका पूरा नॉलेज देने का, उसका जो चीज़ वो बना रही है उसको जैसे बनाने से आखिरी बेचने तक, और वो पैसा उसके खाते में आने तक का काम मुझे करना। मुझे बहुत इच्छा है
कि महिला खुद के पैर पर खड़ा होना चाहिए। एक्चुअली महिला बिजनेस माइंडेड बहुत रहती है, उसके ऊपर जब आघात आता है तभी वो काम करती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हनुमान को भी उसकी शक्ति का पता नहीं था, तो महिलाओं को भी शक्ति का पता नहीं है। वो धर्मपेट महिला भी करने वाली है कि नहीं, आप कर सकते हो। तो मेरा बहुत सपना है कि कम से कम 75 महिला इस साल में उद्योजिका बनना चाहिए। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल, आपके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, आपका परिवार, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे हैं, उनके लिए एक मैसेज जो आप आज ऑन कैमरा देना चाहते हैं वो दे दीजिए। नहीं, अभी उनको क्या मैसेज, उनका आशीर्वाद था तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैसेज के तक कुछ नहीं, इतना दिन मेरे दोनों बेटी हस्बैंड ने साथ दिया, आगे जाके वो देते रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। और सबका प्रेम रहा, सबका आशीर्वाद, आखिर में आशीर्वाद बहुत काम में आता है और मुझे उसकी अनुभूति भी है। तो परिवार का साथ था, ससुराल में तो ससुराल और मैके वालों का भी मैं इस बहाने से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ससुर मेरे पास थे, लेकिन उनको बहुत अभिमान था मेरा कि नहीं तुम करो, तुम जाओ। नहीं तो बहुत बार ऐसा था घर में ससुर रहता, उन्हीं की सेवा करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही अच्छे थे, मेरे जेठी अच्छे थे, उनका भी था, और मुझे वो सब प्यार मुझे मिला, इसलिए मैं काम भी कर पाई हूँ ऐसा मुझे लगता है। नीलिमा जी, आज आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करी। आपने बताया कि आपने किस किस्म से काम किया पिछले 28-30 सालों से, आपने किस तरह से एक विजन बनाकर, उसको मिशन बनाकर आप आगे बढ़ी। उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपकी वजह से महिलाएं आगे बढ़ते रहें और एक पूरे के पूरा परिवार आगे बढ़ता रहे। आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये शो के कारण महिलाओं में भी एक अच्छा आत्मविश्वास आया होगा, देख के सुन के कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वो सब महिलाओं को मैं बोलूँगी, आप कभी भी मुझे मिलने के लिए आइए, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप वो महिला ढूंढ के ला के उनको बोलने का मौका दे रहे। बहुत अच्छी बात है कि प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। सबके पास टैलेंट रहता है, बहुत लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप भी हुनर हो कि एक को ढूंढ के ला रहे हो। तो मैं बहुत आपका शो हर तब देखती रहती हूँ। आपको स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आज नीलिमा बावने जी से मुलाकात हुई। नीलिमा बावने जी की पूरी जर्नी आप सब ने सुनी, और इस पूरी जर्नी की बात जब वो बता रही थी तो उन्होंने एक बात वो अपने कई बार अपने पूरे वक्तव्य में वो कहीं ना कहीं उस बात का इजहार कर रही थी, मेंशन कर रही थी। अब इसको एक अलग बात में राज की बात जो है वो ये है कि जब किसी बच्ची का जन्म होता है किसी परिवार में, है ना, तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं, वो डॉक्टर जिसने बड़ी डिग्री ली है, कहीं आउट ऑफ इंडिया से पढ़कर आया है, बड़ी मेहनत करी है डॉक्टर बनने में, और जब वो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और जब जाके उनको पूछते हैं कि साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर कहते हैं लक्ष्मी हुई है। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि बेटी हुई है, डॉक्टर कहता है लक्ष्मी हुई है। हमारे देश में, अब हमारे संस्कारों में देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब हम किसी को खबर भी देते हैं ना कि हमारे यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ बच्ची हुई है, वो कहते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी हुई है। हम उस वक्त उसे लक्ष्मी का रूप देख लेते हैं। बड़े होने के बाद वो लक्ष्मी क्यों नहीं रहती? क्यों पिता ये समझने शुरू कर देता है कि ये एक बोझ है जो उसे हल्का करना है? क्यों ससुराल वाले उस लड़की को ये बार बार जताते हैं कि भाई ये तुम पराए घर से आई हो? क्यों एक लड़की अपना करियर और अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाती? क्यों अपने सपने और अपनी उड़ान नहीं भर पाती? ये समाज को सीखना होगा, ये अब समाज को तो बिल्कुल सीखना होगा, क्योंकि एक चीज़ हमको समझ में आ गई है कि किसी भी वक्त किसी भी इंसान को कुछ भी हो सकता है। कोरोना ने कम से कम ये तो सिखा दिया हमको, लेकिन एक बात कोरोना हमको और सिखाई है। नोटबंदी के टाइम पे लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का, हंसने के लिए ये अच्छा है कि महिलाओं ने चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में पैसे जमा करके रखे। हस्बैंड उस समय बड़े चिढ़े उन पे, लेकिन वो हस्बैंड ये बात को भूल गए कि कई बार जब उनके जेब में पैसे नहीं होते थे तब महिला सडनली लाके उनको पैसे दे देती थी और कहती थी ये है ना हमारे पास। वो महिला को आप महिला का स्वरूप देखते हैं और तब आप कहते हैं, तब आपको रियलाइज होती है कि अरे ये तो मेरी लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी की वाकई में रिस्पेक्ट करें, उस लक्ष्मी को आज़ादी दें। उसे आप सरस्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, नवरात्र में 9 दिन पूजते हैं, लेकिन वो 9 दिन के बाद ना, ये गलत बात है।
कोशिश तो करने दें, है ना। और वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करना ज़रूरी है। और द धर्मपेट महिला कोऑपरेटिव बैंक कई वर्षों से महिलाओं को इसी तरह से साथ दे रहा है। नीलिमा बावने जी इसी तरह से साथ दे रही हैं। आपसे निवेदन है कि इंटरव्यू उन तक पहुंचाए जिन तक ये पहुंचने के बाद उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बदलाव लाएगा, और वो बदलाव शायद उनको ये कहने पे मजबूर कर देगा कि न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और हिंदुस्तान की जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो माफ़ कीजिएगा ये बात मर्दों को शायद बुरा लगे, मैं एक आदमी होकर मर्द होकर ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत यही है दुनिया की कि जब हर घर की महिला, हर हिंदुस्तान के घर की महिला आगे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान का परिवार आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। लेट द वुमेन वर्क, लेट द गर्ल सी द ड्रीम्स एंड अचीव इट। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन राज की बात एक और उद्योजिका के साथ, एक और एमएसएमई के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और परिवार के साथ अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि आने वाले वक्त में जब उनकी शादी हो तो वो अपनी वाइफ से पहला सवाल जो पूछें वो ये ना पूछें कि कौन सा परफ्यूम लगाया है, वो उनसे ये पूछें कि अपने सपनों को साकार करना है तो मुझसे विवाह करें, और सपना क्या है ये जानें। कल मिलते हैं, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।